चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस विद दिस गारंटी कि जो कुछ आएगा इसी से आएगा। एग्जाम के बाद भी हम मिलेंगे सिर्फ ये देखने के लिए कि हमने क्या पढ़ा और क्या एग्जाम में पूछा गया। तो ये मेरी गारंटी है 45 to 45 क्वेश्चंस जो कुछ भी हम पढ़ेंगे उसी में से आएगा। क्लियर है? हर आर्टिकल के मैंने एक क्वेश्चंस निकाले हैं, तो इतना आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, वर्क से। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए, आगे भी पूछे जाएंगे कि फोर्स हमें वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है -2i + 15j + 6k न्यूटन में। फोर्स हमें दिया हुआ है -2i + 15j + 6k न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ है 10 मीटर अलोंग वाई एक्सिस। तो इसे हम लिख सकते हैं 10j। 10 मीटर अलोंग वाई एक्सिस दिया है तो सब पे कैप वैप लगा देना। हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 10j, अलोंग वाई एक्सिस है यानी 10j। अगर सपोज करो ये दिया होता है अलोंग एक्स एक्सिस तो हम लिखते हैं 10i, और अगर हमें दिया होता है अलोंग जेड एक्सिस तो हम लिखते हैं 10k। तो हमें क्या दिया है 10 मीटर अलोंग वाई एक्सिस यानी 10j। निकालना है हमें वर्क। तो हमें पता है वर्क होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। निकालना है हमें वर्क, तो वर्क क्या होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। निकालना है हमें वर्क, तो वर्क क्या होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डॉट प्रोडक्ट सवाल उठता है कैसे निकलता है, पता है आई के कोफिशिएंट को इंटू करते हैं आई के कोफिशिएंट से। तो ऊपर आई का कोफिशिएंट है -2, यहाँ आई है ही नहीं तो 0, प्लस जे के कोफिशिएंट ऊपर क्या है 15 और नीचे क्या है 10, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 15 × 10, प्लस के को कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो के कोफिशिएंट से। तो यहाँ के का कोफिशिएंट क्या है 6 और यहाँ के का कोफिशिएंट है ही नहीं तो 6 × 0। ऐसे निकलता है डॉट प्रोडक्ट। आई के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो आई के कोफिशिएंट से, प्लस जे के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो जे के कोफिशिएंट से, प्लस के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो के कोफिशिएंट से। बिल्कुल स्लो कराऊंगा ध्यान से। तो 0 + 150 + 0, तो वर्क आ गया 150 जूल। वर्क आ गया 150 जूल, यानी आंसर आ गया ए। वर्क आ गया 150 जूल, तो आंसर आ गया ए। हर तरह का क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, तो बहुत ध्यान से कीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, कुछ नीट के हैं, कुछ मेंस के हैं और कुछ नए क्वेश्चंस हैं। क्लियर है? बहुत ध्यान से कीजिए। तो वर्क आ गया 150 जूल, यानी आंसर आ गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कुछ इस तरह का क्वेश्चन बनता है जिसमें फोर्स वेरिएबल दिया रहता है। एक में फोर्स कैसा दिया था वेक्टर फॉर्म में, एक बार वेरिएबल फोर्स दिया है। कितना फोर्स दिया है, फोर्स बराबर ax + bx²। फोर्स कितना दिया है ax + bx²। और ये किसी रबर बैंड की बात है, हमें रबर बैंड को स्ट्रेच करना है। पहले वो अनस्ट्रेच्ड है, फिर उसको स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को एल करना है। एक रबर बैंड है मेरे पास, इसे शुरू में ये नहीं खींची है, बाद में इसे खींचना है और खींच के इसकी लेंथ को कितना कर देना है, एल कर देना है। तो इस पूरे प्रोसेस में कितना वर्क हुआ ये हमें निकालना है। इस पूरे प्रोसेस में कितना वर्क हुआ ये हमें निकालना है। इस पूरे प्रोसेस में कितना वर्क हुआ ये हमें निकालना है। इस पूरे प्रोसेस में, क्लियर है, कितना वर्क हुआ ये हमें निकालना है। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये वेरिएबल फोर्स है। तो dW = लिखो F/dx। अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं dx तो स्मॉल वर्क आएगा dW।
फोर्स की वैल्यू डाल दो, ax प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये डी डब्ल्यू आ गया, डी डब्ल्यू यानी स्मॉल वर्क। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा टोटल वर्क। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा टोटल वर्क। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा टोटल वर्क। तो लिखिए इंटीग्रेटिंग। तो एक वेक्टर फॉर्म में मैंने फोर्स का लिया, एक वेरिएबल फोर्स लिया। छोटे छोटे वर्क को जोड़ोगे तो मिलेगा बड़ा वर्क। इसका इंटीग्रेशन होगा ax प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स का। कहाँ से कहाँ तक? शुरू में रबर बैंड नहीं खींचा है तो 0, बाद में उसको खींच के उसकी लेंथ को कितना कर दिया l। तो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी 0 टू l। इंटीग्रेशन की लिमिट होगी 0 टू l। a बाहर, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2, लिमिट रखना बाकी है। b बाहर, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x क्यूब बाय 3, लिमिट रखना बाकी है। a बाहर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, लिमिट रखना बाकी है। b बाहर, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, लिमिट रखना बाकी है। क्लियर है? ये जो बाय 2 है इसे बाहर ले लो और लिमिट रख दो। लिमिट कैसे रखते हैं? पहले अपर लिमिट रखते हैं और फिर लोअर लिमिट रखते हैं। लिमिट कैसे डालते हैं? पहले ऊपर की लिमिट फिर नीचे की लिमिट। ये हो जाएगा अपर लिमिट यानी एल स्क्वायर, लोअर लिमिट यानी 0 स्क्वायर। अपर लिमिट यानी एल स्क्वायर, लोअर लिमिट यानी 0 स्क्वायर प्लस बी बाय 3। वही पहले ऊपर की लिमिट रखो फिर नीचे की लिमिट रखो, एल क्यूब माइनस 0 क्यूब, एल क्यूब माइनस 0 क्यूब। तो ये आ गया टोटल वर्क किसी रबर बैंड को खींचने में कहाँ से कहाँ तक? 0 टू l। ये आ गया टोटल वर्क किसी रबर बैंड को खींचने में कहाँ से कहाँ तक? 0 टू l। कितना आ गया ध्यान से देखो तो, a l स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एल क्यूब बाय 3। कितना आ गया बेटा बोलेंगे वर्क? ए एल स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एल क्यूब बाय 3। कितना आ गया वर्क? ए एल स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एल क्यूब बाय 3। कितना आ गया बेटा बोलेंगे वर्क? ए एल स्क्वायर बाय 2। देखिए कोई आंसर दिया है कि नहीं? ए एल स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एल क्यूब बाय 3 यानी डी। बहुत ध्यान से हर टाइप का एक एक क्वेश्चन हमें करना है। ये फाइनल रिवीजन है, जो कुछ आएगा एग्जाम में इसी तरह का आएगा, ध्यान रखिए। हर तरह का एक एक क्वेश्चन है। तो ये वेरिएबल फोर्स जब आपको दिया हो तो कुछ इस तरह से आपको काम करना है। क्लियर है? आंसर क्या आया? ए एल स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एल क्यूब बाय 3। अगला बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक बॉडी है और रेस्ट में है, उसको चलाया जा रहा है किसी मशीन की हेल्प से जो डिलीवर कर रही है कांस्टेंट पावर। एक बॉडी को चलाया जा रहा है किसी ऐसी मशीन की हेल्प से जो डिलीवर कर रही है कांस्टेंट पावर। एक बॉडी को चलाया जा रहा है किसी ऐसी मशीन की हेल्प से जो डिलीवर कर रही है कांस्टेंट पावर। तो हमें बताना है डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। हमें क्या बताना है? डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है नीट में, ध्यान से। हमें क्या बताना है? डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। पहले आपने जैसा भी किया हो, अब मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूं, ध्यान से। यहां से क्वेश्चन पकड़िए, कांस्टेंट पावर। पावर को कर दीजिए कांस्टेंट। बहुत ध्यान से नई ट्रिक बता रहा हूं आपको। पावर को कर दीजिए कांस्टेंट। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब इसे बजाय लंबे मेथड के करने से डायमेंशंस की मदद से कर लीजिए। पावर के डायमेंशंस क्या होते हैं? एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, और कांस्टेंट को कांस्टेंट ही लिख देते हैं। चलो अभी क्या होते हैं पावर के डायमेंशंस? एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। अब मास की तो पूरे क्वेश्चन में कहीं बात ही नहीं है, तो मास को कांस्टेंट की तरफ ले जाओ।
तो ये लिख दो एल स्क्वायर और t माइनस 3 को लिख दो अपॉन टी क्यूब बराबर कांस्टेंट अपॉन मास। तो कांस्टेंट अपॉन मास भी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट अपॉन मास भी क्या होगा, देखो कांस्टेंट। इस तरह से किया कीजिए, बहुत इजीली होते हैं। पावर कांस्टेंट है तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 कॉन्स्टेंट है, तो एल स्क्वायर लिखा, टी माइनस 3 को नीचे ले जाके लिख दिया तो टी क्यूब हो गया एल स्क्वायर बाय टी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट अपॉन एम। एल स्क्वायर अपॉन टी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट अपॉन एम। तो कांस्टेंट को मास से डिवाइड कर रहे हैं तो कांस्टेंट ही आएगा। एल स्क्वायर बाय टी क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट, एल स्क्वायर बाय टी क्यूब इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी लेंथ की बात हो रही है, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, बहुत ध्यान से, कोई कांस्टेंट इनटू टी क्यूब, कांस्टेंट को हटा दीजिए तो एल स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो गया टी क्यूब के, एल स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो गया टी क्यूब के। एल किसके प्रोपोर्शनल हो गया, टी की पावर 3/2 के। डिस्टेंस या लेंथ किसके प्रोपोर्शनल हो गई, टी की पावर 3/2 के। बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच, पहले आप देखिएगा, आप लॉन्ग मेथड से करते होगे तो लेंथ या डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल हो गया, टी की पावर 3/2 के। बहुत ध्यान से देखिए कैसे हुआ, बजाय लंबे मेथड के करने से आप इसे डायमेंशंस की हेल्प से कीजिए, बजाय लंबे मेथड से करने से आप इसे डायमेंशंस की हेल्प से कीजिए। पावर क्या है, कांस्टेंट, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 इक्वल टू कांस्टेंट, तो एल स्क्वायर बाय टी क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट। एल स्क्वायर प्रोपोर्शनल आ गया टी क्यूब के, तो एल प्रोपोर्शनल आ गया टी की पावर 3/2 के। एल स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो गया टी क्यूब के, तो लेंथ प्रोपोर्शनल आ गई टी की पावर 3/2 के। बहुत ध्यान से, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, ये मेंस में भी आया है, नीट में भी आया है। पहले आप जैसे भी करते हो इस नए मेथड को समझिए। चलिए अगला कीजिए नीट का क्वेश्चन। काफी बड़ा सा क्वेश्चन आया था, एक एलिवेटर है, उसमें मैक्सिमम 10 लोग बैठ सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ 10 पर्सन्स, उसमें लगभग 10 लोग बैठ सकते हैं। हर आदमी का वजन है लगभग 68 किलोग्राम और एलिवेटर खुद का वजन है 920 किलोग्राम। एलिवेटर खुद का वेट कितना है, 920 किलोग्राम। और वो कांस्टेंट स्पीड से एलिवेटर चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। मेन डाटा आप ध्यान से देखिए। अच्छा, एलिवेटर का अपोज फ्रिक्शन भी कर रहा है। फ्रिक्शन कितना लग रहा है एलिवेटर पे, 6000 न्यूटन। तो एलिवेटर में अगर सारे लोग बैठे हों तो एलिवेटर की मोटर की पावर कितनी है ये हमें बताना है। एट लीस्ट लिखा है ये, एलिवेटर की मोटर की पावर कितनी होनी चाहिए ये हमें बताना है। एलिवेटर के मोटर की पावर कितनी होनी चाहिए ये हमें बताना है। कैसे होगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो आप टोटल फोर्स निकालो, एलिवेटर को कितना लगाना पड़ेगा। देखो, एक आदमी का वजन है 68, तो 10 लोगों का वजन कितना होगा, 68 इंटू 10 यानी 680 किलो। फोर्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम mg। पहले तो आदमियों की बात की, तो एक आदमी का वजन है 68, तो 10 लोगों का वजन कितना होगा, 680 और 920 लिफ्ट का वेट है। ये केजी में है तो इसमें भी 10 का इंटू करो, तो ये हो गया लिफ्ट का वेट। इतना तो मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा और प्लस ये दोनों न्यूटन न्यूटन में आ गए, 6000 उसे फ्रिक्शन को भी ओवरकम करना पड़ेगा। तो मिनिमम मोटर इतना फोर्स लगाएगी लिफ्ट पे, है ना। आदमियों को भी ऊपर उठाना है, खुद के वेट को भी, लिफ्ट को ऊपर उठाना है और फ्रिक्शन को भी ओवरकम करना है। ये आदमी के वेट उठाए लिफ्ट ने, ये खुद का वेट उठाया लिफ्ट में और ये फ्रिक्शन को ओवरकम किया। तो ये कितना आ गया, 680 है, 9200 ये, है ना, और 6000 ये। कितना हो जाएगा बेटा, देखो ये 680 और 9200 कितना हो गया,
9,200 में 680 जोड़ो और फिर 6,000 और जोड़ो। 9,200 प्लस 680 60-80 है ना। 1 मिनट, ये 10 लोग हैं, 1 इंटू 10 और होगा। ये mg और 10 लोग भी हैं, एक जीरो और बढ़ाओ। 6800 प्लस 9200 प्लस 6000, तो ये आ गया 22,000 का न्यूटन फोर्स लगाएगी। 22,000 न्यूटन का फोर्स लगाएगी लिफ्ट। 22,000 न्यूटन का फोर्स लगाएगी लिफ्ट। ठीक है बेटा, खुद का वेट उठाएगी प्लस आदमियों का वेट उठाएगी। ये इंटू 10 क्यों किया? 10 लोग हैं और एक का वेट इतना है 680, तो 10 लोगों का 6800। अब हमें क्या निकालना है? पावर। तो पावर का एक फार्मूला आपके दिमाग में ये भी याद होना चाहिए, फोर्स डॉट वेलोसिटी। एक एक फार्मूले पे एक एक क्वेश्चन है, ध्यान से। पावर का एक फार्मूला ये भी होता है, फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो फोर्स हमने निकाला है 22,000, वेलोसिटी 3, तो 66,000 वॉट है। 66,000 वॉट आंसर आ गया। 66,000 वॉट, वॉट अच्छे से लिख दूं, 66,000 वॉट, ये आ गया आंसर, 66,000 वॉट। बहुत ध्यान से देखिए कैसे आंसर आ गया 66,000 वॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ब्लॉक है, वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। किस स्पीड से मूव कर रहा है? 40 मीटर पर सेकेंड। ये सब एक से बढ़ के एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से। वो दो टुकड़ों में टूट गया, जिनके मासेस क्या दिए? 1:2। तो शुरू का मास 3m मान लेते हैं, तो एक मास हम m मान लेंगे, एक मास हम 2m मान लेंगे। रेशो हो जाएगा 1:2, है ना। शुरू का मास हम 3m मान लेते हैं। अच्छा, इसकी वेलोसिटी भी दी है 3m वाले की, 40 मीटर पर सेकेंड, और 1:2 स्मॉलर पार्ट यानी ये, इसकी वेलोसिटी भी अपने को दी है 60 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी v2 हमें नहीं दी, ये v1 दिया है, ये v नाम दे देते हैं, और v2 नहीं दी। हेवियर मास की वेलोसिटी नहीं दी। फिर से समझ लो, एक मास है 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता हुआ दो टुकड़ों में टूट रहा है। मास रेशो क्या है? 1:2। तो 3m मान लो, 3m टूट गया m और 2m में। m वाले की स्पीड दी है कितनी? 60 मीटर पर सेकेंड, और 2m वाले की स्पीड निकालना है। तो हम क्या करेंगे? ध्यान से देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। m इंटू वी, या शुरू का मोमेंटम, शुरू का मास कितना है लिख दे रहा हूं, m इंटू वी, ऐसे लिख दो, m इंटू वी बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, ऐसा। तो शुरू का मास है 3m, शुरू की वेलोसिटी है 40, बाद का मास है m, वेलोसिटी है 60, दूसरा वाला मास 2m, और वेलोसिटी यानी v2 निकालना है। शुरू का मास 3m, वेलोसिटी 40, एक टुकड़ा हुआ m मास का, वेलोसिटी 60, दूसरा टुकड़ा हुआ 2m मास का, और वेलोसिटी निकालना है। m कॉमन लेके कैंसिल कर दो, m कॉमन लेके कैंसिल कर दो, 120 बराबर है 60 प्लस 2v2, दिख रहा हो तो m कॉमन लेके मैंने कैंसिल कर दिया, तो 120 बराबर 60 प्लस 2v2, तो 2v2 बराबर 60, 120 में से 60 गया तो 60, तो v2 बराबर आ गया 30 क्या? मीटर पर सेकेंड। किसी तरह का कोलिजन हो, किसी तरह की बॉडी स्प्लिट करे, सबसे पहले आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में सोचना है। सबसे पहले आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में सोचना है। तो सेकंड वाले मास की वेलोसिटी आ गई 30, सेकंड वाले मास की वेलोसिटी आ गई 30। अब मुझे निकालना है फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे बताओ, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कितनी हो जाएगी? हाफ mv² फॉर्मूला लगाओ। हाफ मास कितना है? 3m,
और वेलोसिटी कितनी थी पहले वाले की, 3m वाले की 40, तो 40 का स्क्वायर तो कितना आ गया, 40 का स्क्वायर हो गया 1600, 1600 को 2 से डिवाइड करो तो 800, और 800 3 जा 2400 m आ गया, 2400 m। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी बिफोर। अब निकाल लो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो शुरू का मास कितना है m, और m वाले की वेलोसिटी कितनी है 60, और बाद का मास है 2m और वेलोसिटी है 30। तो शुरू का मास m और वेलोसिटी 60 का स्क्वायर, बाद का मास 2m और वेलोसिटी 30 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ m, ये 3600, और ये 2 से 2 कट गया m इंटू 900, तो ये हो गया 1800 m, दिख रहा हो तो, प्लस 900 m, तो ये आ गया 2700 m। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। तो शुरू की काइनेटिक एनर्जी कितनी है 2400 m, और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कितनी है 2700 m। इसी पेज पे कर देता हूं। अब आप निकालो एनर्जी में चेंज कितना हुआ, 2700 m में से 2400 m घटा दो तो ये हुआ 300 m। काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हुआ, फोर्थ इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हुआ 300 m। काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हुआ 300 m। अब हमें एग्जैक्टली निकालना क्या है, हमें निकालना है फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमें निकालना है फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमें निकालना है फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी एनर्जी में कितना चेंज आया। फ्रैक्शनल चेंज किसे कहते हैं, फ्रैक्शनल चेंज एनर्जी में कितना चेंज आया अपॉन शुरू में कितनी थी। चेंज कितना आया 300 m, और शुरू में कितनी थी 2400 m। मास से मास, 0 से 0, 1:8। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। फ्रैक्शनल चेंज किसे कहेंगे, डेली बाई ई को। तो डेली बाई ई इज 1:8। देखिए कोई दिया है कि नहीं। फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 1:8, यानी डी। फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1:8, यानी कि डी। फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 1:8, यानी कि डी। क्लियर है, क्लियर है बेटा। शुरू की एनर्जी निकालो, बाद की एनर्जी निकालो, कितनी चेंज हुई वो निकालो, फिर निकालो फ्रैक्शनल चेंज। अगला करते हैं, एक बॉय है 0.5 किलोग्राम का, और वो 20 की स्पीड से मूव कर रहा है। बॉल फेंकी उसने, तो बॉल डिफ्लेक्ट हुई विथ 5% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दीवार से टकराने के बाद जब बॉल वापस आई तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ 5% बचा। तो स्पीड ऑफ द बॉल नाउ निकालना है। वैसे ही करो, सबसे पहले निकालो के ई बिफोर। बिफोर कितनी हो जाएगी, हाफ mv² लगाओ। हाफ मास है 0.5, यानी वही हाफ, और वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर। कितना आ गया 400/4, यानी 100 जूल। बिफोर काइनेटिक एनर्जी कितनी है 100 जूल। शुरुआती काइनेटिक एनर्जी कितनी है 100 जूल। मुझे बता सकते हो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कितनी होगी। आफ्टर में मुझे क्या दिया है, सिर्फ 5% बच रही है, तो 100 का 5% 5 जूल। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कितनी हो गई, 100 का 5% कितना 5 जूल। 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 अब मुझे बताना है बॉल की स्पीड अब क्या होगी, फाइनल स्पीड। तो फिर से यही फॉर्मूला लगा दो काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv²। फिर से यही फॉर्मूला लगा दो काइनेटिक एनर्जी का। यहां लिखो 5, हाफ की जगह हाफ,
मास 0.5 है यानी हाफ, और वेलोसिटी का स्क्वायर निकालना है, v निकालना है। कितना हो जाएगा मुझे बताओ? v स्क्वायर आ जाएगा 20, तो v आ जाएगा √20। √20 यानी कितना? 16 का √4 होता है, तो 20 का √4 से कुछ ज्यादा होगा, c 4.47। कुछ इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं। ये आपके मेंस और नीट दोनों के क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा लेटेस्ट। तो v आ गया √20 यानी 4.47 मीटर पर सेकेंड। v आ गया √20 यानी 4.47 मीटर पर सेकेंड। v आ गया √20 यानी 4.47 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से, बहुत ध्यान से। शुरुआती काइनेटिक एनर्जी निकाली, बाद की निकाली, फिर काइनेटिक एनर्जी में आने वाला चेंज निकाला, सॉरी चेंज नहीं, बाद की काइनेटिक एनर्जी को इक्वल कर दिया हाफ mv स्क्वायर से और सॉल्व किया वेलोसिटी के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोर्स दिया है। फोर्स कितना दिया है? -16/r माइनस r³। ये नेगेटिव साइन बताता है कि ये टूवर्ड सेंटर लग रहा है फोर्स। नेगेटिव में क्यों है पूरा फोर्स? क्योंकि ये टूवर्ड सेंटर लग रहा है। अच्छा, दिया भी है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो सर्कुलर ऑर्बिट में लगने वाले फोर्स यानी सेंट्रीपिटल फोर्स को कभी कभी नेगेटिव में भी लिखते हैं। नेगेटिव साइन क्या बताता है? केवल कि ये जो भी फोर्स है ये टूवर्ड सेंटर एक्ट कर रहा है। नेगेटिव साइन क्या बताता है? ध्यान से सुनना। अगर हमें एनर्जी दी है और फोर्स निकालना है तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, माइनस में du/dr से फोर्स निकालते हैं। अब ये तो पहले से ही फोर्स दिया है। अच्छा, सर्कुलर ऑर्बिट की बात है, तो सर्कुलर ऑर्बिट में काम करने वाले फोर्स को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। फोर्स की जगह लिख दो mv²/r और नेगेटिव को इग्नोर कर दो। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? ध्यान रखना, या इसको भी नेगेटिव में ले लो तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि ये फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है। आर को मल्टीप्लाई कर दो, ये ऊपर ले जाओ, तो mv² आ जाएगा 16 + r⁴। mv² कितना आ जाएगा? यार यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 16 + r⁴। मुझे निकालना क्या है? ध्यान से देखो, मुझे निकालना है काइनेटिक एनर्जी, और मुझे r की दो वैल्यूज दी हुई हैं। एक बार मुझे r की जगह 1 लिखना है, एक बार मुझे r की जगह 4 रखना है। तो दोनों एनर्जीज निकालना है मुझे, फिर उनका मुझे रेशो बताना है। तो ये मैंने क्या निकाल लिया? mv²। दोनों तरफ हाफ लगा दो, तो हाफ mv² क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ 16 + r⁴। और हाफ mv² ही काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा, तो हाफ ऑफ 16 + r⁴। अब इस फॉर्मूले को दो बार लगाइए, इस फॉर्मूले को दो बार लगाइए। एक बार r की जगह 1 लीजिए और एक बार r की जगह 4 लीजिए, और फिर दोनों का रेशो निकालिए। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी 1 कितनी आ जाएगी? हाफ 16 + 1, ये मैंने r की जगह 1 लिख दिया, तो 17/2। काइनेटिक एनर्जी 2 कितनी आ जाएगी? हाफ 16 + 4⁴ कितनी हो जाएगी? यहाँ मैंने r की जगह 1 लिखा है, यहाँ मैंने r की जगह 4 लिखा। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। तो 256 और 16 कितना हो गया? 262। 256 और 16 262, ये 10 और 272/2, ये आ गई बाद की एनर्जी। अब मुझे निकालना है दोनों का रेशो। अब मुझे निकालना है दोनों का रेशो, तो दोनों को डिवाइड कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सेकंड को डिवाइड कर दो थर्ड से, तो k1/k2 आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल,
17/272। अब इसे सॉल्व करो, 17 को डिवाइड करो 272 से, 17 को डिवाइड करो 272 से, 17 को डिवाइड करो 17 डिवीजन 272, 0.06। अब आंसर किस फॉर्म में दिया है देख लेते हैं। आंसर आ गया 0.06। अच्छा, इस फॉर्म में दिया तो ए आ गया 0.06 यानी क्या, 6 इंटू 10 की पावर -2। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिए। 0.06 यानी क्या, 6 इंटू 10 की पावर -2। ध्यान से देखो क्या हुआ, फोर्स दिया है और बात है सर्कुलर पाथ की, बिल्कुल आसान। तो जो भी फोर्स दिया उसे इक्वल कर दो सेंट्रीपिटल फोर्स के। नेगेटिव में क्यों दिखाया गया है, क्योंकि ये टुवर्ड सेंटर काम कर रहा है, नेगेटिव इग्नोर करो। तो फिर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो हाफ mv² कहलाता है काइनेटिक एनर्जी। इसे 2 बार अप्लाई करो, एक बार क्या करो, r की जगह 1 लिखो, एक बार क्या करो, r की जगह 4 लिखो, फिर दोनों को डिवाइड करते हुए k1/k2 निकालो तो आंसर आ गया a। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी नीट में आया हुआ। एक इंजन है, पानी पंप कर रहा है और पानी की वेलोसिटी कितनी दी है v, और ये m क्या दिया है, छोटा m पढ़ो, मास पर यूनिट लेंथ। ये m क्या दिया है, मास पर यूनिट लेंथ। ये m क्या दिया है, मास पर यूनिट लेंथ। ये है स्मॉल m, यानी मास को डिवाइड कर दो लेंथ से। ये m सिंपल मास नहीं है, पानी बह रहा है किसी पाइप से, किस वेलोसिटी से बह रहा है, v वेलोसिटी से, और m मास नहीं है, m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो हमें क्या निकालना है, रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड। मतलब हमें निकालना है रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम, ये हमें निकालना है। ये वर्ड जहां जुड़ जाए ना बेटा, रेट, इसका मतलब होता है अपॉन टाइम। रेट ऑफ वर्क यानी वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ प्रेशर यानी प्रेशर अपॉन टाइम। रेट वर्ड जहां भी जुड़ जाए, रेट ऑफ वेलोसिटी यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। रेट वर्ड जहां भी जुड़ जाए, रेट वर्ड का मतलब क्या होता है, अपॉन टाइम। काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम निकालना है। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m, कैपिटल M लेंगे, टोटल मास अपॉन टाइम। अब क्या करो, इस कैपिटल मास को हटा दो, इस कैपिटल मास को हटा दो। कैसे, इसकी मदद से। कैपिटल मास की जगह देखो क्या लिख सकते हैं, स्मॉल मास इनटू लेंथ, स्मॉल m इंटू एल, दिख रहा हो तो। कैपिटल M की जगह क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m इंटू एल इंटू v² अपॉन टी। बहुत ध्यान से कीजिएगा ये सवाल। कैपिटल M को हटा दो, स्मॉल m इंटू एल इंटू v² अपॉन टी। अब मुझे बताओ लेंथ अपॉन टाइम क्या कहलाता है। अब मुझे बताओ लेंथ अपॉन टाइम यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या कहलाता है, वेलोसिटी। इसकी जगह v लिख दो। क्या आंसर आ गया, हाफ m v³। v³ कैसे हो गया, 2v पहले से थे, लेंथ अपॉन टाइम को भी v³ लिख दिया। हाफ m v³, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, हर तरह का एक एक है, ध्यान से देखिए। हमें स्मॉल m क्या दिया हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ यानी m/l। फिर हमें निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। तो हाफ mv² अपॉन टाइम, कैपिटल M को हटा दो ml से, v² की जगह v² अपॉन टाइम, लेंथ बाय टाइम को क्या लिखा, वेलोसिटी। तो हाफ m v³। आंसर क्या आ गया बेटा, बोलेंगे हाफ m v³। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी अगर 4 गुनी बढ़ा दें तो मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, ये भी एक फार्मूला होता है वर्क पावर में। काइनेटिक एनर्जी यदि मैं 4 गुनी बढ़ा दूं तो मोमेंटम में कितना चेंज आएगा मुझे बताना है। काइनेटिक एनर्जी यदि मैं 4 गुनी बढ़ा दूं तो मोमेंटम में कितना चेंज आएगा मुझे बताना है। तो आपको पता होना चाहिए मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन।
पी स्क्वायर बराबर 2m। इसको 2 बार लगाओ, शुरू के मोमेंटम को P मानो, 2m और एनर्जी को भी E मानो, बाद के मोमेंटम को P2 मान लो, P2 स्क्वायर 2m, एनर्जी को 4 गुना बढ़ा दिया यानी 4e। ये फॉर्मूला 2 बार लगाना है आपको। तो शुरू के मोमेंटम को मैंने P माना, तो P स्क्वायर बराबर 2m, एनर्जी को E माना, बाद के मोमेंटम को P2 माना, तो P2 स्क्वायर 2m, एनर्जी को क्या कर दिया मैंने 4 गुना बढ़ा दिया यानी 4e। अब क्या करो, डिवाइड कर दो। अब क्या करो, डिवाइड कर दो, तो ये 2m से 2m कट जाएगा, E से E कट जाएगा, P स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर आ जाएगा 1/4, P स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर आ गया 1/4, स्क्वायर रूट ले लो, P बाय P2 आ गया 1/2, तो P2 आ गया 2P। मोमेंटम डबल हो गया बेटा, मोमेंटम डबल हो गया। कोई भी चीज डबल हो जाती है तो कितने परसेंट बढ़ जाती है, 100%। यही आपसे पूछा होगा परसेंट में, मुझे लगता है। हाँ, मोमेंटम डबल हो गया। अब आंसर कैसे लाना है, देखो कितना बदला वो निकालो, P2 माइनस P1, P2 आया 2P, P1 है P, तो कितना बदला P। अब परसेंटेज चेंज कैसे निकालें, कितना बदला अपॉन कितना था इंटू 100। परसेंटेज चेंज कैसे आता है, कितना बदला अपॉन कितना था इंटू 100। परसेंटेज चेंज कैसे आता है, कितना बदला अपॉन कितना था इंटू 100। तो ये भी P इंटू 100, P से P कैंसिल, 100% मोमेंटम में चेंज आया। वैसे भी याद रखो, कोई चीज़ डबल हो रही है यानी क्या, 100% बढ़ रही है। कोई चीज़ डबल हो रही है यानी क्या, 100% बढ़ रही है। आंसर आ गया 100%, आंसर आ गया परसेंटेज चेंज का 100%। देखिए दिया है, बिल्कुल दिया है A 100%। तो ये फॉर्मूला भी वर्क पावर एनर्जी में ध्यान रखना। मैं कोशिश में हूँ कि हर फॉर्मूले पे एक एक क्वेश्चन हो जाए, जिससे आपको सारे फॉर्मूले अप्लाई करना आ जाए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदल लो, 10/1000, 1/100। इनिशियल स्पीड दी है, इनिशियल स्पीड को U से लिखें, 1000 मीटर पर सेकेंड, अर्थ से टकराई जिससे उसकी स्पीड हो गई 500, इसको कह दो फाइनल स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड। तो वर्क निकालना है, समझ गए हो कि कौन सा फॉर्मूला लगना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगना है। दो स्पीड जब भी दी हो आपको क्या लगाना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। दो स्पीड आपको जब भी दी हो आपको क्या लगाना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। दो स्पीड आपको जब भी दी हो आपको क्या लगाना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। लगा दीजिए, वर्क निकालना है, वर्क निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये। तो जब भी आपको दो स्पीड दें समझ जाओ कि आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है। क्लियर है? क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, हाँ, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेगेटिव में दिया है कि सारे पॉजिटिव में ही है, सारे पॉजिटिव में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी एनर्जी में से चलो ऐसे ही कर दो, नेगेटिव हटा देंगे, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम कॉमन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हाफ मास कितना दिया है 1/100 और वी 500, यू 1000, 1/100, वी स्क्वायर की जगह लिखो 500 इंटू 500, यू स्क्वायर की जगह लिखो 1000 इंटू 1000। ये आंसर है बेटा। 2 0 कॉमन लेके काट दो, तो क्या हो गया, हाफ 2500 माइनस 10,000, 10,000 में से 2500 गए तो माइनस में आएगा 7,500। माइनस में दिए नहीं है आंसर, तो नेगेटिव इग्नोर करो, वैसे आएगा माइनस में, तो माइनस में 3750 जूल, माइनस में 3750 जूल, माइनस में लेना नहीं है, तो 3750 जूल।
बी आंसर आएगा 3750 जूल। क्या आंसर आएगा? बी आंसर आएगा 3750 जूल। क्या आंसर आएगा? बी आंसर आएगा 3750 जूल। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम ध्यान रखिएगा, हर तरीके का मैं एक एक बता रहा हूँ। तो वर्क एनर्जी थ्योरम पे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम पे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा कॉमन सा सवाल, ये दोनों नीट का ही क्वेश्चन है। एनर्जी देते हैं और स्टेबल इक्विलिब्रियम की बातें करते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी फोर्स जीरो। फोर्स क्या होता है याद रखो, माइनस डी यू बाई डी आर इक्वल टू जीरो। एनर्जी देते हैं और स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे कहते हैं? फोर्स जीरो हो, फोर्स जीरो हो यानी माइनस में डी यू बाई डी आर जीरो हो। कुल मिला के ये कि इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। u को अच्छे से लिखो, a आर की पावर माइनस टू माइनस बी आर की पावर माइनस वन। तो डी यू बाई डी आर बोलो, a यहाँ पावर सामने एक पावर कम, माइनस बी यहाँ पावर सामने एक पावर कम। तो ये डी यू बाई डी आर हो गया माइनस टू ए बाय आर क्यूब, दिख रहा हो तो, प्लस बी बाय आर स्क्वायर, है ना। अच्छा, माइनस में डी यू बाई डी आर जीरो है, मतलब डी यू बाई डी आर भी जीरो ही है। तो बस इसको जीरो कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। नेगेटिव लगा के जीरो करो या बिना नेगेटिव लगाए जीरो करो, एक ही बात है। तो मुझे निकालना क्या है? द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, यानी आर निकालना है। मुझे निकालना क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल। स्टेबल इक्विलिब्रियम में ध्यान रखो, एनर्जी को डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो, तो ये आ जाएगा टू ए बाय आर क्यूब इज इक्वल टू बी अपॉन आर स्क्वायर। टू ए बाय आर क्यूब इज इक्वल टू बी अपॉन आर स्क्वायर। दो आर से दो आर कट गया, टू ए बाय आर बराबर आ गया बी, आर बराबर आ गया टू ए बाय बी, आर बराबर आ गया टू ए बाय बी। दिया हुआ है बेटा, आर बराबर आ गया टू ए बाय बी यानी बी, आर बराबर आ गया टू ए बाय बी यानी बी। बहुत ध्यान से, स्टेबल इक्विलिब्रियम, एनर्जी को डिफरेंशिएट करके जीरो कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। F इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस में डी यू बाई डी आर। स्टेबल इक्विलिब्रियम, एनर्जी को जीरो कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एनर्जी को डिफरेंशिएट करके जीरो कर दीजिए, एनर्जी को नहीं जीरो कर दीजिए, एनर्जी को डिफरेंशिएट करके जीरो कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने सॉल्व किया आर के लिए, तो आर आ गया टू ए बाई बी, आर आ गया टू ए बाई बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला भी ऐसे ही है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से। फिर एनर्जी दी है और फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम की बातें हैं। ये दोनों रिसेंटली आए हैं, तो ध्यान से इनको डिफरेंशिएट करके जीरो कीजिए, एक्स के लिए सॉल्व कीजिए जल्दी। पहले तो इसी को ढंग से लिखें, ए एक्स की पावर माइनस 12 माइनस बी एक्स की पावर माइनस 6। तो डी यू बाई डी एक्स क्या आएगा? ए पावर सामने एक पावर कम, माइनस बी पावर सामने एक पावर कम। तो हो जाएगा माइनस 12 अपॉन एक्स 13 प्लस 6b अपॉन एक्स 7, माइनस 12 अपॉन एक्स 13 प्लस 6b अपॉन एक्स 7, है ना। इसको ज़ीरो कर दो, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम दिया है तो इसको ज़ीरो कर दो। एक उधर चला जाएगा, 12 अपॉन एक्स 13 इज इक्वल टू 6b अपॉन एक्स 7। 12 अपॉन एक्स 13 इज इक्वल टू 6b अपॉन एक्स 7। एक्स 7 से एक्स 7 कैंसिल, एक्स की पावर 6 आ गया और 6 से ये 12 कट गया, तो एक्स की पावर 6 आ गया 2a बाई बी। एक्स की पावर 6 क्या आ गया बेटा? बोलेंगे 2a बाई बी। एक्स की पावर 6 क्या आ गया? 2a बाई बी। एक्स क्या आ जाएगा? एक्स क्या आ जाएगा? 2a बाई बी होल टू द पावर 1/6।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी एनर्जी को डिफरेंशिएट करके जीरो करो। तो 2a/b होल की पावर 1/6, x की वैल्यू क्या आ गई 2a/b होल की पावर 1/6, x की वैल्यू क्या आ गई ए ऑप्शन 2a/b होल की पावर 1/6, 2a/b होल की पावर 1/6। किया क्या हमने, ध्यान से एनर्जी को डिफरेंशिएट करके जीरो किया, एनर्जी को डिफरेंशिएट करके जीरो किया, एनर्जी को डिफरेंशिएट करके जीरो किया। क्लियर है? अगला बेटा, हाँ ये चेन के क्वेश्चंस आते हैं काफी। एक चेन है, उसकी लेंथ कितनी दी है 2 मीटर, और क्या है वो टेबल से लटकी हुई है, और कुछ इस तरह से लटकी हुई है कि उसका 60 सेंटीमीटर का जो पार्ट है वो नीचे है। पूरी चेन की लेंथ कितनी दी है 2 मीटर, और उसकी 60 सेंटीमीटर की लेंथ नीचे लटकी है, और टोटल मास दिया है चेन का कितना 4 kg, टोटल मास दिया है चेन का 4 kg। तो मुझे चेन को ऊपर चढ़ाना है और टेबल पे वापस रखना है, मुझे चेन को ऊपर चढ़ाना है, टेबल पे वापस रखना है। तो इस पूरे प्रक्रिया में मुझे काम कितना करना पड़ेगा वो बताना है, इस पूरे प्रोसेस में मुझे काम कितना करना पड़ेगा वो बताना है, इस पूरे प्रोसेस में मुझे वर्क कितना करना पड़ेगा वो बताना है, इस पूरे प्रोसेस में मुझे वर्क कितना करना पड़ेगा वो बताना है। तो वर्क निकालना है कुल मिला के। तो वर्क कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनो। चेन को खींचने में किया गया काम आपने शॉर्टकट याद किया होगा, mgl/2n² होता है। अगर nth पार्ट लटक रहा हो तो, अगर nth पार्ट टेबल के नीचे लटक रहा हो, अगर nth पार्ट लटक रहा हो तो ये फॉर्मूला होता है mgl/2n²। तो ये n निकालने में बड़ी दिक्कत आती है, आज ध्यान से समझ लेना कैसे निकलता है। अगर ऐसा दे देते 10%, 20% तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये इससे n कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनो। पहले मास की जगह तो 4 लिख दो, ग्रेविटी की जगह 10 लिख दो, लेंथ की जगह कितनी टोटल लेंथ लिख दो। टोटल लेंथ कितनी दी है 2 मीटर, तो 2 मीटर लिख दो बाय 2। ये n कैसे निकालें, ध्यान से सुनो। n क्या है, जितना पार्ट लटक रहा है। तो कितना पार्ट लटक रहा है 60 सेंटीमीटर का, और टोटल लेंथ कितनी है चेन की 200 सेंटीमीटर। तो n कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनो। टोटल लेंथ को 60 से डिवाइड कर दो, टोटल लेंथ 2 मीटर है यानी 200 सेंटीमीटर। n कैसे निकलता है समझ लो, टोटल लेंथ अपॉन हैंग्ड पार्ट, टोटल लेंथ अपॉन जो भी पार्ट लटका हुआ है वो, HANGED हैंग्ड पार्ट। कितना आ गया ये 10/3। ये n निकालने में समस्या रहती है, अब कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। टोटल लेंथ अपॉन हैंग्ड पार्ट ऐसे निकलता है n। कितना आया 10/3, और इसका स्क्वायर भी करना है तो ये आ गया 100/9। इससे आपको सॉल्व करना है। n कैसे निकलता है, ध्यान से देखो। कितनी लेंथ है अपॉन कितना पार्ट लटका हुआ है, कितनी लेंथ है अपॉन कितना पार्ट लटका हुआ है, कितनी लेंथ है अपॉन कितना पार्ट लटका हुआ है, इसे कहते हैं n। कितनी लेंथ है अपॉन कितना पार्ट लटका हुआ है, इसे कहते हैं लेंथ। क्लियर है? कितना आ गया 10/3, इसका स्क्वायर 100/9। ये 0 से 0, 2 से 2, 2 से 5, ये आ रहा है 9 ऊपर जाएगा 18/5 यानी 3.6 जूल। दिया है, दिया है, बिल्कुल दिया है 3.6 जूल। तो वर्क का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, नोट्स में भी है आपके, mgl/2n²। n कैसे निकलता है वो ध्यान से देखो, टोटल लेंथ अपॉन हैंग्ड पार्ट। n कैसे निकलता है वो ध्यान से देखो, टोटल लेंथ ले लो अपॉन लटका हुआ पार्ट ले लो, ऐसे निकलता है n। टोटल लेंथ ले लो अपॉन लटका हुआ पार्ट ले लो, ऐसे निकलता है n। टोटल लेंथ ले लो अपॉन लटका हुआ पार्ट ले लो, ऐसे निकलता है n। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पार्टिकल है, वो एस हाइट से गिराया जा रहा है। किस हाइट से? एस हाइट से। और किसी नीचे आएगा तो किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे क्या हुआ, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी है। तो हाइट निकालना है उसकी जमीन से और स्पीड निकालना है उसकी एट दैट इंस्टेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन आया कब है? 2021 में, यानी नेक्स्ट पिछले साल, है ना। सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन नीट का यही है। वर्क पावर एनर्जी से पिछले साल ये क्वेश्चन आया है। वर्क पावर एनर्जी से, देखो इधर एस हाइट से हम कोई चीज गिरा रहे हैं, वो मान लो वो एक्स नीचे गिरी, एक्स नीचे गिरी तो हमें ये पॉइंट मिला, तो हमें दिया हुआ है इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 गुना है पोटेंशियल एनर्जी के। क्या दिया हुआ है हमें? इस हाइट पे बॉडी को यहां से गिराया, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। और जब वो एक्स डिस्टेंस गिरी तो क्या हुआ, उसकी काइनेटिक एनर्जी 3 गुनी है पोटेंशियल एनर्जी से। इस पॉइंट को ए नाम दे दो, इस पॉइंट को बी नाम दे दो, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो ए पे और बी पे। ए पे केवल क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी, और बी पे क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगी। ए और बी की एनर्जी को इक्वल कर दो। ए पे कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी, और बी पे कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों। तो ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? mgs, और बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? हर बार हाइट जमीन से नापते हैं ना, तो ये कितनी हाइट दिख रही है आपको जमीन से? ये दिख रही होगी s माइनस एक्स। तो बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? mg s माइनस एक्स। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? s माइनस एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी देखो दिया है 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इसी का 3 गुना और कर दो, प्लस 3mg s माइनस एक्स। क्या इक्वेशन है? ध्यान से समझो बेटा, एक ही बात की पोटेंशियल एनर्जी के बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन कर रहे हो आप। बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी? mg s माइनस एक्स, और काइनेटिक एनर्जी कितनी? पोटेंशियल की 3 गुनी। mg 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 कैंसिल, आ गया s बराबर s माइनस एक्स प्लस 3s माइनस 3x। दिख रहा हो तो s माइनस एक्स प्लस 3s माइनस 3x। क्या हो गया? एक s से s कट गया, तो क्या आ गया? 3s बराबर 4x। हमें निकालना क्या है? हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, पहले x निकाल लो। x आ गया 3s बाय 4, x आ गया 3s बाय 4, x आ गया 3s बाय 4। लेकिन ये तो टॉप से आया है, देखो फिगर देखो, x हमने कहां से नापा है? टॉप से, जबकि हमें नापना है बेस से, यानी हमें s माइनस एक्स निकालना है। तो बेस से कितना डिस्टेंस हो जाएगा? s माइनस एक्स, s माइनस 3s बाय 4, तो s बाय 4 फ्रॉम बेस, s माइनस एक्स, s माइनस 3s बाय 4 यानी s बाय 4। तो ये s बाय 4 आ गया बेस से। क्या दिया है कोई आंसर? s बाय 4, s बाय 4 c है d है? c है d है। अब और क्या निकालना है हमें? स्पीड निकालना है इस पॉइंट पे, स्पीड निकालना है इस पॉइंट पे। तो आसान है स्पीड निकालना, यही निकाल देता हूं मैं। ए और बी की बात करो और फॉर्मूला लगाओ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। स्पीड तो मुझे निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 की जगह 2, a की जगह g, और यहां से यहां तक चीज गिरी है, s की जगह x, और x की क्या वैल्यू है? x की क्या वैल्यू है? x की क्या वैल्यू है? 3s बाय 4। तो डिस्टेंस की जगह 3s बाय 4 है ना, 2 से 2 जी के फॉर्म में ही दिया है ना।
तो वी स्क्वायर बराबर आ गया, दिख रहा हो तो 3GS बाय 2, वी बराबर आ गया रूट में 3GS बाय 2, वी बराबर आ गया रूट में 3GS बाय 2, वी बराबर क्या आ गया रूट में 3GS बाय 2, यानी आंसर हो जाएगा सी। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है बेटा, जो ड्रॉपर होंगे उनको ये क्वेश्चन आया था 2021 में। तो देखिए क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है। किया क्या मैंने, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाई, ए पे पोटेंशियल एनर्जी बराबर बी पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, इससे एक्स आया, एक्स लेकिन टॉप से नापा है, तो बेस से क्या हो जाएगा एस माइनस एक्स, तो एस बाय 4। और क्या पूछा था, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो आसान है, फॉर्मूला लगाया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस की जगह एस की वैल्यू डाली 3s बाय 4, तो ये आंसर आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से, और लेटेस्ट क्वेश्चन है ना, इससे ज्यादा लेटेस्ट कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये भी नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। एक बॉडी को हमने यहां से रिलीज किया है ना, हर तरह का एक एक क्वेश्चन है बेटा। हो सकता है वर्क एनर्जी पावर में सर्कुलर मोशन जोड़ दिया जाए, कैसे, कुछ इस तरह से। एक बॉडी है, उसको नीचे से हमने गिराया, तो जब वो एच हाइट पर है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल। तो हमें क्या बताना है, जब वो नीचे आई तो ऐसा उसने एक लूप भी लगा लिया, जब वो नीचे आई तो उसने एक लूप भी लगा लिया, जस्ट कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर डी। ये डी डायमीटर है इसका, है ना। बॉडी को नीचे से लुढ़काया, तो नीचे जब वो गई तो उसने एक वर्टिकल सर्कल भी लगा लिया, तो हाइट मुझे बताना है। कुछ नहीं बेटा, इस पॉइंट को ए नाम दो, इस पॉइंट को बी नाम दो, और पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी कर दो। पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए लूपिंग द लूप के लिए वेलोसिटी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, √5gr। लूपिंग द लूप के लिए ये सर्कुलर मोशन जोड़ दिया बेटा। कोई चीज परफेक्ट गोल कब घूम जाती है, जब लोएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो, √5gr है, तो पूरा चक्कर कंप्लीट करती है। तो 2 को ऊपर ले आओ, तो 2gh बराबर v की वैल्यू डाल दो 5gr, v बराबर है √5gr, तो v स्क्वायर हो जाएगा 5gr। ये 5gr कहाँ से आता है पता है ना, लूपिंग द लूप की कंडीशन है। अब r की जगह आप d/2 लिख दो, डायमीटर का हाफ, तो 2gh बराबर 5g, r की जगह d/2, तो g से g कैंसिल हो गया। मुझे निकालना क्या है, हाइट। हाइट आ गई 5d/4। मुझे निकालना क्या है, किस हाइट से चीज गिरेगी। तो ध्यान रखिए, 2 चैप्टरों की मिक्सिंग हो सकती है, जैसे इस क्वेश्चन में हुई। 2 चैप्टरों की मिक्सिंग हो सकती है, जैसे इस चैप्टर में हुई। तो हाइट कितनी आ गई, 5d/4। हाइट कितनी आ गई, 5d/4, यानी डी। क्या किया मैंने, पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी। तो ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv स्क्वायर, और v की वैल्यू याद होनी चाहिए। v की वैल्यू कितनी होती है, रूट में 5gr, लूपिंग द लूप के लिए। क्लियर है। अगला, पेंडुलम के क्वेश्चंस भी आते हैं। पेंडुलम की लेंथ दी है 50 सेंटीमीटर, और पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है। यहां पर आ गया वो, क्या कह रहे हैं, जब वो 60 का एंगल बना रहा है, ये एंगल 60 डिग्री का दिया है, क्या निकालना है मुझे, स्पीड ऑफ द बॉब। तो यहां पर मुझे स्पीड निकालना है। ये हाइट कितनी मान लेता हूं मैं, h। ये हाइट कितनी मान लेता हूं मैं, h। ये हाइट कितनी मान लेता हूं मैं, h। तो जब पेंडुलम इस पोजीशन पे है बेटा, ए पोजीशन पे,
तो मीन पोजीशन पे आपको पता होगा सिर्फ उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब वो इस पोजीशन पे आएगा, स्पीड ऑफ द बॉब निकालना है, तो इस पोजीशन पे क्या होगा, काइनेटिक पोटेंशियल दोनों एनर्जी होंगी। इस पोजीशन पे क्या होगा, काइनेटिक पोटेंशियल दोनों एनर्जी होंगी। स्पीड बॉब की कितनी दी है, 3। स्पीड ही निकालना है 3 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ टोटल एनर्जी निकाल लो ए पे टोटल एनर्जी कैसी आएगी, हाफ mv²। तो फिर हाफ मास कितना है, मास नहीं दिया, वेलोसिटी 3 का स्क्वायर, तो ये आ गई 9m/2। ये कितनी आ गई, 9m/2। ये ए पे एनर्जी है, और बी पे क्या होगा, हो सकता है पेंडुलम चल भी रहा हो 60 पर और हाइट भी है, तो काइनेटिक पोटेंशियल दोनों होंगी। बाकी निकालना क्या, हमें स्पीड निकालना है इस पे। यहाँ हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। कहाँ लिखा है, द स्पीड ऑफ द बॉब। तो यहाँ पर तो एनर्जी कितनी आ गई, 9m/2, और बी पे क्या होगी, पोटेंशियल भी होगी, mgh भी होगी, और काइनेटिक भी होगी, हाफ mv² भी होगी। हाइट कैसे आएगी, ध्यान से देखो, हाइट कैसे आएगी, ध्यान से देखो। ये h है, और धागे की लेंथ कितनी दी है, 50 यानी 0.5 मीटर। ये 0.5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी 0.5 मीटर ही होगी। मुझे बताओ, मैं दूसरे पेन से शेड कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी 0.5 माइनस h, दिख रही है ना, टोटल 0.5, ये h, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 0.5 माइनस h। इस ट्राइंगल में cos 60 लगाओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 0.5 माइनस h अपॉन 0.5, इसको सॉल्व करो, cos 60 यानी हाफ, 0.5 यानी हाफ, माइनस h अपॉन हाफ। सॉल्व करो इसे हाइट के लिए, तो हाफ बराबर 1 माइनस 2h, तो 2h बराबर हाफ, दिख रहा हो तो 1 माइनस हाफ हाफ, h बराबर आ गया 1/4 मीटर, h बराबर आ गया 1/4 मीटर। कितना पेंडुलम ऊपर उठा, 1/4 मीटर। कितना पेंडुलम ऊपर उठा, 1/4 मीटर। फिर से समझ लो, ये 0.5, ये h, तो ये क्या आ गया, 0.5 माइनस h। ये इंटीजर टाइप है, इस साल में इसमें आया है ये। cos 60 लगा दिया, 0.5 माइनस h बाय 0.5, तो हाफ बराबर हाफ माइनस h बाय हाफ। एलसीएम ले लिया, तो हाफ बराबर 1 माइनस 2h, 2 से 2 कैंसिल, तो 2h बराबर हाफ, तो h बराबर 1/4 मीटर। क्लियर है। अब मुझे बताओ बी पॉइंट पे कितनी एनर्जी होगी, हाइट की वैल्यू डालो, मास की जगह मास, ग्रेविटी की जगह ग्रेविटी, हाइट की जगह 1/4 प्लस हाफ mv²। ये v मुझे निकालना है, बस दोनों को इक्वल कर दो, v के लिए सॉल्व कर लो। दोनों को इक्वल कर दो, a पे एनर्जी कितनी है, 9m/2। a की एनर्जी को b की एनर्जी के इक्वल कर दो और सॉल्व करो। यहाँ एनर्जी कितनी है, 9m/2, यहाँ कितनी है, mg/4 प्लस हाफ mv²। मास 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 कैंसिल, 9/2 बराबर g की जगह 10 रख दो, 10/4 प्लस हाफ v²। इसको इधर ले आओ, 9/2 माइनस 5/2 हो गया, बराबर हाफ v²। 9 माइनस 5 4/2 यानी 2 हो गया, 2 बराबर हाफ v², तो v² बराबर 4, तो v बराबर 2 मीटर पर सेकेंड है। ये इस साल मेंस में आया हुआ इंटीजर टाइप है, तो v आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ फिल करना था, तो यहाँ हम लिखेंगे 2। v आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ हम लिखेंगे 2। v आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ हम लिखेंगे 2। बहुत ध्यान से, कैसे, a पे कौन सी एनर्जी होगी, हाफ mv², और b पे कौन सी एनर्जी होगी, mgh प्लस हाफ mv²। हाइट कैसे निकाली वो ध्यान से देखो,
फिर ए और बी की एनर्जी को इक्वल कर लो और सॉल्व कर लो बी के लिए। ए और बी की एनर्जी को इक्वल कर दो और सॉल्व कर लो बी के लिए। ए और बी की एनर्जी को इक्वल कर दो और सॉल्व कर लो बी के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट के है, इसके दो टुकड़े किए, कितने? L1 बराबर NL2। ऐसे में तो कंफ्यूज रहोगे, n की कोई वैल्यू डाल दो, मान लो 3 लिख दो मैंने n की जगह। L1 बराबर 3L2 रखा मैंने, L1 बराबर 3L2 रखा है ना, n की जगह मैंने मन से वैल्यू डाल दी 3 डाल दो, 2 डाल दो, 4 डाल दो, इससे समझने में इजी होगा। कुल मिला के जरा टुकड़े करो। ये स्प्रिंग है, एक टुकड़ा रखना है 3 गुना और एक टुकड़ा L2, यानी इसके कुल मिला के 4 टुकड़े करे हमने, 1 2 3 4। L2 ये है, इसे हम कह रहे हैं L2, और L1 इसका 3 गुना है ना, ये L1 हो गया 3L2। कुल मिला के स्प्रिंग के मैंने 4 टुकड़े करे, 1 2 3, ये 4 टुकड़े हो गए। इस टुकड़े को मैं L1 कह रहा हूँ और इस टुकड़े को मैं L2 कह रहा हूँ। n की वैल्यू ध्यान से रख लो, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से। एक स्प्रिंग है, उसके कुछ टुकड़े करना है, n टुकड़े करना है, तो कुछ मैंने ऐसे कर दिए, 3 मान लिया मैंने n की वैल्यू, तो 4 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है। तो मुझे बताओ कि इनका k का क्या हो जाएगा, अगर शुरू का k फोर्स कांस्टेंट k है तो इस टुकड़े का हो जाएगा 4k, 4 टुकड़े कर रहे हैं ना, इस टुकड़े का 4k, इस टुकड़े का 4k, इस टुकड़े का 4k। जितने टुकड़े होते हैं k उतने टाइम बढ़ जाता है, पता है ना ये कंसेप्ट आपको। अगर किसी स्प्रिंग के n टुकड़े करें तो उसका फोर्स कांस्टेंट nk हो जाता है। तो ये मैंने 4 टुकड़े करे तो 4k 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 4k। अब मैं इन 3 टुकड़ों को कह रहा हूं L1, है ना, ये L1 है यहां से यहां तक। तो ये एक तरह से 3 स्प्रिंग है, ये एक तरह से 3 स्प्रिंग है और सीरीज में जुड़ी है, ये एक तरह से 3 स्प्रिंग है और सीरीज में जुड़ी है। तो मुझे बताओ इनका K1 कितना होगा, इनका K कितना होगा, सीरीज में जुड़ी है तो 4k/3, है ना, ये 4k, ये 4k, ये 4k। अगर पैरेलल में होती तो 3 × 4k होता, और सीरीज में है तो 4k/3। और K2 कितना है, ये सीरीज में ही दिख रही है ना, K2 कितना है बेटा, K2 है 4k, K2 4k है। अब मुझसे कह रहे हैं K1/K2 का रेशो निकालो, तो K1/K2 दिख रहा हो तो 1/3 आ गया, 1/3 को लिख सकते हैं 1/n। K1/K2 क्या आ गया, 1/3, 1/3 को 1/n, डी आंसर। तो ये स्प्रिंग के सवाल भी कीजिएगा, स्प्रिंग के सवाल भी कीजिएगा, बहुत ध्यान से, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। L1 एक स्प्रिंग के टुकड़े करना है 2 टुकड़े, और L1 बराबर रखना है NL2। n की कुछ वैल्यू डाल दो तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। मैंने n की वैल्यू डाल दी 3, L1 बराबर मुझे रखना है 3L2। तो स्प्रिंग के 4 टुकड़े मैंने किए, ये L2 है तो ये L1 है जो 3L2 के बराबर है। कुल मिला के स्प्रिंग के तो 4 टुकड़े हुए, तो हर टुकड़े का फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा 4k 4k 4k। अब ये तीनों सीरीज में है तो इनका हो जाएगा 4k/3, तो ये वैल्यू आ गई K1 की, और K2 तो है 4k, तो K1/K2 की वैल्यू क्या आ गई, K1/K2 की वैल्यू क्या आ गई, K1/K2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, बोलेंगे 1/3। 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 1/n। 1/3 को क्या लिख सकते हैं बेटा, बोलेंगे 1/n। 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 1/n। क्लियर है? अगला कीजिए। अगला कीजिए, पढ़िए, ब्लॉक है मास m का, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, इसकी बातें हो रही हैं। स्प्रिंग से जुड़ा है, नेग्लिजिबल मास है, फोर्स कांस्टेंट k है, एक एंड स्प्रिंग का फिक्स है, ब्लॉक भी रुका हुआ है,
फिर ब्लॉक को खींच रहे हैं फोर्स लगा के F, तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक बताना है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक बताना है। फोर्स तो हम इस तरफ लगा रहे हैं, देखो ब्लॉक पे फोर्स तो हम इस तरफ लगा रहे हैं और स्प्रिंग इसे वापस खींचने की कोशिश करेगी, ब्लॉक को स्प्रिंग वापस खींचने की कोशिश करेगी, तो दोनों का जो डिफरेंस है उसको हाफ mv² के इक्वल कर दो तो मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी। फिर से समझ लीजिए, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है लिख देता हूँ, F एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में, और स्प्रिंग कौन सा फोर्स लगाता है, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में। तो F एक्सटर्नल में से दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, दोनों को घटाना पड़ेगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो F एक्सटर्नल माइनस F रीस्टोरिंग इज इक्वल टू कर दो हाफ mv², तो इससे स्पीड आ जाएगी, F एक्सटर्नल माइनस F रीस्टोरिंग इज इक्वल टू हाफ mv² कर दो। ये घट क्यों रहे, ध्यान से समझिए। एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क करेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स W लगा देना, माइनस वर्क डन बाय रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू हाफ mv²। फोर्स से फोर्स नहीं घटा रहे हैं, वर्क निकाल रहे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क करेगा Fx, रीस्टोरिंग फोर्स कितना वर्क करेगा हाफ kx², हाफ kx² इज इक्वल टू क्या बेटा, हाफ mv²। अब जरा ऑप्शंस देखें हम, तो देखो डिस्प्लेसमेंट कहीं नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो हमने मन से माना है x, तो डिस्प्लेसमेंट को हटा दो, F इक्वल टू होता है बेटा kx, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो F/k, डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिख सकते हैं, दिख रहा हो तो F/k। डिस्प्लेसमेंट को मैं क्यों हटा रहा हूं, क्योंकि आंसर में कहीं x नहीं दिख रहा मुझे, F लिखो, x की जगह लिख दो F/k माइनस हाफ k, x² की जगह लिख दो F²/k² इज इक्वल टू हाफ mv²। बस अब इसे सॉल्व कर लो, एक k से k कट गया, तो ये आ गया F²/k माइनस हाफ F²/k इज इक्वल टू हाफ mv², F²/k माइनस हाफ F²/k इज इक्वल टू हाफ mv²। एक में से आधी चीज जाएगी तो क्या आएगी, आधी चीज बचेगी, हाफ F²/k बराबर हाफ mv², हाफ से हाफ कट गया, मुझे निकालना है वेलोसिटी, तो v का स्क्वायर बराबर हो गया F²/km, v बराबर क्या हो गया, F/√km, v बराबर क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, F/√km, v बराबर क्या हो गया, देखिए कोई आंसर दिया है, F/√km, F/√mk a। बहुत ध्यान से देखिए क्या हुआ, एक स्प्रिंग से मास जुड़ा है, उसे हम खींच रहे हैं, हमसे पूछा है कि उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, खींच रहे हैं मतलब उस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, जबकि स्प्रिंग इसे वापस लाना चाह रही है। तो दोनों वर्क के डिफरेंस को इक्वल कर दो हाफ mv² के, फिर x को हटा दो क्योंकि ऑप्शंस में x नहीं है, x को हटा दो किससे, F/k से, और सॉल्व करो वेलोसिटी के लिए, तो आंसर आ गया a। सॉल्व करो वेलोसिटी के लिए, तो आंसर आ गया a। सॉल्व करो वेलोसिटी के लिए, तो आंसर आ गया a। सॉल्व करो वेलोसिटी के लिए, तो आंसर आ गया a। क्लियर है, चलिए अगला करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, ये कोलिजन का सवाल आ गया है बेटा। तो कोलिजन जैसा कि जानते हो वर्क पावर एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहां तो लिमिटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, आप एग्जाम सेक्शन और कर लीजिएगा। कोलिजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी का, कोलिजन के सवाल आप कीजिएगा। चलिए, एक ऑब्जेक्ट है m1 मास का, वो m2 मास से टकराया जो शुरू में रेस्ट में। आफ्टर कोलिजन द ऑब्जेक्ट्स मूव विद इक्वल स्पीड्स इन अपोजिट डायरेक्शन। टक्कर के बाद क्या हुआ, m1 वाला इधर आ रहा है, m2 वाला इधर जा रहा है इक्वल स्पीड से। इसकी स्पीड v1 नाम दे देते हैं, इसकी v2 नाम दे देते हैं।
इक्वल स्पीड जा रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, इक्वल स्पीड जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में। तो M2/M1 का रेशो बताना है। तो V1 का कुल मिला के हमें करना क्या है, V1 बराबर कर दो -V2। V1 का फॉर्मूला होता है, याद करो, M1 - M2 अपॉन M1 + M2 × U1 प्लस 2M2 अपॉन M1 + M2 × U2। ये इक्वल हो गया माइनस में 2M1 अपॉन ये V1 का V2 का लिख रहा हूँ, M1 + M2 × U1 माइनस M1 - M2 अपॉन M1 + M2 × U2। अब U2 मुझे 0 दिया हुआ है, सेकंड मास शुरू में रुका हुआ है, तो ये पूरा पोर्शन कट जाएगा, ये पूरा पोर्शन कट जाएगा, है ना। हमें दिया हुआ है कि सेकंड मास रुका हुआ है, तो U2 तो ये सेकंड पार्ट दोनों का 0 हो गया, और M1 + M2 से M1 + M2 कट गया, और U1 से U1 कट गया। क्या बचा दिख रहा हो तो यहाँ M1 - M2, और उधर क्या बचा -2M1 दिख रहा हो तो M1 - M2 इक्वल टू क्या बचा -2M1। लिख देते हैं, बस यही है कि फॉर्मूला याद रखो, M1 - M2 इक्वल टू -2M1, -2M2 नहीं -2M1। तो इधर ले आओ, 3M1 बराबर M2। मुझे रेशो किसका निकालना है, M2/M1। तो M2/M1 आ गया बेटा 3। बहुत ध्यान से, कोलिजन आपको विशेष ध्यान से करना है। M2/M1 क्या आ गया 3। देखिए क्या कोई आंसर दिया है, पहले ही दिया है 3:1। क्या दिया हुआ था हमें, V1 बराबर -V2। इसमें आपको V1 और V2 के फॉर्मूले आने चाहिए। सेकंड मास रुका हुआ है तो U2 0 है, ये सेकंड मास रुका हुआ है शुरू में, U2 की जगह 0 कर दिया, तो बहुत सारी चीजें सिंपल हो गई। तो M2/M1 के लिए सॉल्व किया, तो M2/M1 आ गया 3। कोलिजन के सवाल बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से, क्लियर है। अगला कीजिए, अगला भी मोस्ट प्रोबेबली कोलिजन का ही होगा। हाँ जी, ये भी कोलिजन का है। दो पार्टिकल है, इक्वल मास है, इक्वल मास है, यानी M1 भी आपको M लेना है और M2 भी आपको M लेना है। उनकी वेलोसिटीज दी हैं, पहले की है UI U1 और U2 कितनी है UI + J/2। और कोलाइड कंप्लीटली इनइलास्टिकली। इसका ये मतलब है कि वो आपस में चिपक जाएंगे टक्कर के बाद। कंप्लीट इनइलास्टिक कोलिजन किसे कहते हैं, जिसमें टक्कर के बाद मास आपस में चिपक जाए। कंप्लीट इनइलास्टिक कोलिजन किसे कहते हैं, जिसमें टक्कर के बाद मास आपस में चिपक जाए। तो इस पूरी प्रक्रिया में एनर्जी लॉस कितनी हुई वो हमें बताना है। इस पूरी प्रक्रिया में एनर्जी लॉस कितनी हुई वो हमें बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से। तो सबसे पहले तो मोमेंटम कंजर्व करो, M1 U1 + M2 U2 इज इक्वल टू कंप्लीट इनइलास्टिक यानी चिपक गए M1 + M2 × V। M1 M है, U1 UI, M2 भी M, ये कितना है U कॉमन, I + J/2 इज इक्वल टू M1 + M2 यानी 2M। वेलोसिटी निकाल लो, M तो कॉमन लेके कट गया, तो कितना आ गया UI + UI/2 प्लस UJ/2 दिख रहा हो तो बराबर 2V। तो UI + UI/2 क्या हो जाएगा 3/2 UI + UJ/2 इज इक्वल टू 2V। तो वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी आ गई 3/4 UI + UJ/4। ये आ गई कॉमन वेलोसिटी, ये आ गई कॉमन वेलोसिटी। ये UI + UI/2 क्या हो जाएगा बेटा 3/2 UI
प्लस uj/2 बराबर 2v, और फिर 2 को नीचे ले आओ तो 3/4 ui प्लस uj/4। क्लियर है? अब मुझे बताना है इस पूरे प्रक्रिया में एनर्जी का कितना नुकसान हुआ। तो मैं निकालता हूँ शुरू की एनर्जी, फिर बाद की एनर्जी, और फिर देखता हूँ नुकसान। तो मुझे बताओ ये जो u1 है इसका मैग्नीट्यूड कितना है? रूट के अंदर u का स्क्वायर यानी u, अलग से कर देता हूँ। u1 का मैग्नीट्यूड कितना है? रूट के अंदर u स्क्वायर यानी u, सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं अब i j के नहीं। u2 का i प्लस j/2 है बेटा, i का कोफिशिएंट है 1/2, j का है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 यानी 2/4 यानी 1/√2। ये है u2 का मैग्नीट्यूड। अच्छा, जो हमने v निकाला है उसका मैग्नीट्यूड बोलो कितना है? जो हमने v निकाला है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? रूट के अंदर 3/4 u का स्क्वायर प्लस u/4 का स्क्वायर, 3u/4 का स्क्वायर प्लस u/4 का स्क्वायर है ना। रूट के अंदर ये u भी रख देना बेटा, u/2 कितना आ जाएगा 2u/4। अच्छा, u तो बाहर ही आ जाएगा ना, u/√2। एक मिनट रुक जाओ, u तो बाहर ही है ना बेटा, तो यहाँ u नहीं लिखना। ये u मैंने बाहर ही लिया है, ये 1/2, ये 1/2, u बाहर ही है, ये आ जाएगा u/√2। यहाँ भी यही करो, u बाहर लो, यहाँ भी यही करो, u बाहर, रूट के अंदर 3/4 यानी 9/16 प्लस 1/16 है ना, 9/16 प्लस 1/16, तो 9/16 प्लस 1/16, तो ये आ गया 10/16, 5/8। तो ये है इनकी कॉमन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये है इनकी कॉमन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब हमें बताना है एनर्जी लॉस कितना हुआ। अब हमें बताना है एनर्जी लॉस कितना हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर बोलो। कोलिजन पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। तो हाफ m1 कितना है m, और u1 स्क्वायर कितना है u, तो u स्क्वायर प्लस हाफ m2 कितना है m, और u2 कितना है u/√2, तो u स्क्वायर बाय 2। कितना हो गया बेटा ये? हाफ mu स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 1/2, तो 3/2, तो हाफ mu स्क्वायर, ये तो कट ही जाने वाला है, तो ये आ गया 3/2। तो ये है बिफोर काइनेटिक एनर्जी, जो भी इक्वेशन बन रही हो। बिफोर काइनेटिक एनर्जी इतनी है। अब काइनेटिक एनर्जी आफ्टर निकालो। हाफ मास कितना हो जाएगा, m और m 2m, वेलोसिटी का स्क्वायर v स्क्वायर, तो हाफ m, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना निकाला है हमने, इसका स्क्वायर करो तो 5u स्क्वायर बाय 8, 5u स्क्वायर बाय 8। फिर वही हाफ mu स्क्वायर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचा 5/8, हाफ mu स्क्वायर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचा 5/8। तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। तो चेंज कितनी हुई, हाफ mu स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में बचा 3/2 माइनस 5/8, दिख रहा हो तो 3/2 में से 5/8 घटा दो, हाफ mu स्क्वायर, एलसीएम ले लो 8, 4 आ जाएगा, 4 तियां 12 माइनस 5 कितना आ जाएगा, दिख रहा हो तो एलसीएम 8 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 8 आ गया। बहुत ध्यान से देखो, एलसीएम कितना आ गया, 8 आ गया, तो कितना आ जाएगा 4, 4 3 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 7, ये आ गया हाफ mu स्क्वायर 7/8, दिख रहा हो तो। ये तो आ गया चेंज इन एनर्जी। अब हमसे पूछा क्या है, एनर्जी लॉस्ट इन दिस प्रोसेस, क्या पूछा है, 7/8।
mu². एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस. एनर्जी लॉस तो ऐसे ही निकलेगा 1/8 mu². ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है. शुरू की एनर्जी तो ये तो सही है, हाफ mu², 3/2. बाद की एनर्जी हाफ 2mv². तो 2 से 2 कट गया. अच्छा ये हाफ नहीं आएगा बेटा, ये हाफ नहीं आएगा, हाफ तो कैंसिल हो गया ना. कितना आएगा m, और v² कितना है देखिए, v² कितना है 5u/8. 5u²/8. ये हमने गड़बड़ की थी, ये 2 काटने के बाद भी हमने लिख दिया था. तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई आफ्टर. तो चेंज कितनी हुई, चेंज ही निकालना है हमें. हाफ mu² कॉमन, तो इनिशियल में से फाइनल घटा दो. तो हाफ mu² कॉमन लिया है ना, या पूरे में से पूरा घटा दो. चलो वो हाफ हाफ का चक्कर हो रहा है. शुरू की एनर्जी कितनी है 3/4. 4 कैसे दिख रहा है ना, mu² माइनस 5/8 mu². mu² कॉमन, 3/4 माइनस 5/8. एलसीएम ले लो. mu², एलसीएम आ गया 8, तो 6 माइनस 5, तो ये आ गया 1/8 mu². वो हाफ हाफ कॉमन दिक्कत दे रहा था, तो ये हाफ और हाफ को मल्टीप्लाई ही कर दो आप. तो 3/4 mu² से क्या घटा दो, 5/8 mu² घटा दो. कितना आ गया 1/8 mu². एनर्जी लॉस देखिए दिया है, ये 1/8 mu². कुल मिला के ये बेटा कोलिजन के तो लिमिटेड क्वेश्चन ही डिस्कस हो सकते हैं, और कोलिजन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कुछ करो ना करो, नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कर ही लीजिएगा कोलिजन के. और इतना अगर आपको आता है तो इससे बाहर का कुछ नहीं है. ये आपका 100% कंप्लीट हुआ वर्क, एनर्जी एंड पावर. ये आपका 100% कंप्लीट हुआ वर्क, एनर्जी एंड पावर. ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. गुड बाय.